प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको विश्व के इतिहास की एक ऐसी महान घटना, एक ऐसी बड़ी घटना, एक विश्वव्यापी घटना से परिचय कराने जा रहे हैं जिसने सारी दुनिया को आक्रांत किया, सारी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी और पूरी दुनिया उसके बाद बदल गई। दुनिया उसके पहले कुछ और थी, उसके बाद कुछ और हो गई। आइए हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जिसे कहते हैं, कुछ इतिहासकारों ने इसे यूरोपीय युद्ध भी कहा है। लेकिन इस महायुद्ध में आखिर में सारी दुनिया को कूदना पड़ा। हम देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत में जो यूरोप का परिदृश्य है, वो बिस्मार्क ने जब फ्रांस को कुचलना चाहा तो उसकी जो प्रतिक्रिया में घृणा और विद्वेष जो था, वहीं से इस महायुद्ध का सूत्रपात होता है। विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि सेडान के युद्ध के बाद दो राष्ट्रों फ्रांस और जर्मनी पर नजर रखना चाहिए था। इन्हीं से भविष्य का निर्धारण होता था और प्रथम विश्व युद्ध के प्रत्यक्ष कारणों में इन्हीं दोनों देशों की आपसी दुश्मनी की मुख्य भूमिका थी। यूरोप में अविश्वास बढ़ता जा रहा था। शस्त्रीकरण के नाते चारों ओर तनाव का माहौल था और इन समय में जब ये विदेश मंत्री ब्रिटेन के उस समय ग्रे थे, उन्होंने कहा था कि चारों तरफ चिराग बुझ गए हैं और जीवन उन्हें इस बार उन्हें दोबारा जलते हुए अपने जीवन में वो शायद नहीं देख पाएंगे। निराशा की इन परिस्थितियों में जो तमाम राष्ट्रीय राज्य के परस्पर संघर्ष शुरू हो गए थे, जो रियासतें थी वो तो पहले भी लड़ा करती थीं, लेकिन 19वीं शताब्दी में जो बड़ी घटनाएं हुई विद्यार्थियों, जैसे आप जानते हैं, औद्योगिक क्रांति और पश्चिमी यूरोप में मशीनीकरण का युग शुरू हुआ। बहुत अधिक उत्पादन होने लगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने मुनाफे के लिए वो जब उपनिवेशों की ओर उन्मुख हुई और राष्ट्रीय सीमाओं तक वो नहीं रुकी, निर्यात के लिए उसे नए बाजार चाहिए थे और उनकी आपस की जो प्रतिस्पर्धा थी, उस पर अब कोई एकाधिकार नहीं संभव था। यूरोप की राज्यों की नीति धीरे धीरे विस्तारवादी होती गई। आप जानते हैं, इम्पीरियलिज्म कह लीजिए, साम्राज्यवाद उनकी अनिवार्यता बन गई। महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद के इस अंतर्विरोध के नाते अब जो है वो इस शताब्दी में इंग्लैंड का कोई प्रतिद्वंदी तो नहीं था, लेकिन औपनिवेशिक साम्राज्य को हम देखें तो ये 1918 तक जो चला था, 30 वर्षीय युद्ध, 30 years वार, उससे भी कई गुना अधिक विनाश अगर होता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रसिद्ध इतिहासकार फिशर ने ये लिखा है कि इस विश्व युद्ध के बाद पुरानी दुनिया जलकर राख हो गई, फिर से निर्माण जरूरी हो गया और इस युद्ध में लगभग दुनिया के सारे देशों को कूदना पड़ा था। राष्ट्रवाद की लहर
जब आती है बच्चों, तो आपने इटली का एकीकरण देखा, जर्मनी का एकीकरण देखा, लेकिन यहाँ से इनके बीच में प्रतिस्पर्धा भी पैदा हुई। इंग्लैंड और फ्रांस तो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के शत्रु रहे थे। इनके हित हमेशा टकराते रहे थे। औद्योगिक क्रांति ने छोटे देशों को भी अब टकराव के लिए हवा दे दी थी, और ये टकराव की हवा एशिया तक भी पहुंची थी। आप देखोगे कि जापान में आक्रामक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। और हम एक बार फिर देखें तो इटली के उत्तर पूर्व में एड्रियाटिक सागर तक जो उसकी अपूर्णता थी, वो उसके लिए लगातार क्षोभ का कारण थी। बिस्मार्क ने फ्रांस से जो अल्सास और लोरेन को वापस लेना चाहा, वो बाल्कन प्रायद्वीप में राष्ट्रवाद के विकास की एक बड़ी उग्र समस्या बनी। यूनान का एक हिस्सा भी अब टर्की के कब्जे में था। थ्रेस और एजियन द्वीपों को वापस लेने के लिए सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व मिटाने के लिए बल्गारिया में भी मैसिडोनिया, थ्रेस और एजियन द्वीपों पर नज़र थी। रोमानिया, ट्रांसिल्वानिया, बेसारेविया के क्षेत्रों में भी जो रोमानियन लोग बसते थे, उन्हें अपना समझता था। राष्ट्रीय सीमाओं की इस अस्पष्ट परिभाषा ने यूरोप में एक तनाव को बहुत बढ़ावा दिया। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो अराजकता व्याप्त थी, वो केवल यूरोप के 25 देशों तक नहीं थी। उनको कच्चा माल उपनिवेशों से मिल रहा था, और उसको वो ले जा कर के दोबारा उन्हीं उपनिवेशों के बाजार में मनमानी कीमत पर बेच रहे थे। उनको सस्ता श्रम उपलब्ध था, और वहाँ से वो अपना खाद्यान्न जुटाने में आत्मनिर्भर हो गए थे। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए इन्होंने होड़ मचा रखी थी और बंदरबाट जारी किया था पूरी दुनिया में। इंग्लैंड में जर्मनी के प्रति विरोध की एक बड़ी लहर थी। रूस में भी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दिया जा रहा था। ऑस्ट्रिया की विस्तार की नीति आप जानते ही हो कि इसने सर्बिया से नोक-झोंक शुरू कर दी, और जब विलियम ने रूस से त्रिसम्राट संघ में जो समझौते को तोड़ दिया, तो रूस से भी उसको तनाव हो गया, और यहीं से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत का बीज पनपता है। ऑस्ट्रिया और रूस की दुश्मनी बढ़ती है। बिस्मार्क हर कीमत पर फ्रांस को अकेला रखना चाहता था, इसलिए उसने इंग्लैंड से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गुप्त संधियों का सिलसिला उसने शुरू किया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी की गुटबंदी हुई। फ्रेंच कूटनीति का जो दबाव बढ़ा, रूस के और जर्मनी का जो अपमान हुआ, ब्रिटेन का एकाकीपन, अब उसका रहना मुश्किल था। फ्रांस, इंग्लैंड और रूस का एक दूसरा गुट भी बन गया। दो गुटों के बीच में शंकाएं थी, शत्रुता बढ़ रही थी। दोनों आक्रामक नीति अपनाते जा रहे थे। परिणाम में शस्त्रों को बढ़ाने की होड़ लगी हुई थी। 1890 से 1907 के बीच यूरोप में जो कूटनीतिक
क्रांति होती है वो भी बिस्मार्क के सारे किए दिए पर पानी फेर देती है। आप जानते हो बच्चों की प्रशा यूरोप में अपनी सेना के लिए मशहूर था, बल्कि सेना उसका राष्ट्रीय उद्योग एक तरह से थी। मोल्टके और फान रून ने वहाँ की फौजों को बहुत ही कर्मठ और जुझारू बना रखा था। जर्मनी का हिस्टोरियन प्राइट्शके लिखता है कि जर्मनी की महानता उसकी जर्मन संस्कृति, जर्मन मानस और एक शब्द में कहें तो जर्मन कैरेक्टर की सर्वोच्चता में भरा पड़ा था। देश में राष्ट्रीय सेना हर देश में संगठित हो रही थी। बंदरगाहों पर सैनिकों की गढ़ फैलते चले जा रहे थे। अब तैयारियां समुद्री नौसेनाओं में बहुत ज़्यादा थीं और आपस में नीतियों का विरोध था। बल्सफोर्ड ने द वार ऑफ स्टील एंड गोल्ड में लिखा है कि सैन्य तैयारियां बढ़ने से युद्ध और नज़दीक आने लगा और अब वो रुक नहीं सकता था। शांति के सभी प्रयास आंदोलन की ओर उन्मुख होते हैं। हर देश में शांति समितियां बनाई जाती हैं और सारी दुनिया में बुद्धिजीवी सक्रिय होते हैं। तुम देखोगे कि रूस में लेव तॉल्स्ताय, स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल, फ्रांस में कोस्ता और इंग्लैंड में H.G. वेल्स, अमेरिका में कार्नेगी जैसे लोग आगे आते हैं, लेकिन राजनेताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। निकोलस जार ने कुछ आदर्श परंपराओं को निभाते हुए हेग में एक सम्मेलन बुलाया, जहां जो प्रस्ताव पारित किए गए वो खोखले साबित हुए, क्योंकि उसकी घोषणाओं में शांति के लिए जो आवाज़ निकली वो नहीं के बराबर थी। हालांकि शांतिपूर्ण समझौते कुछ हुए थे। आप जानते हो कि अलाबामा का निपटारा हुआ, अर्जेंटीना और चिली के विवाद सुलझे, मोरक्को का संकट टल गया। लेकिन शांति की इन संभावनाओं के बाद भी सैन्यवाद की एक ऐसी लहर फैली हुई थी कि इसे एवार्ट जो है कहता है कि युद्ध को राष्ट्र और व्यक्ति के लिए ये सैन्यवाद एक परिष्कृत माध्यम बन गया था। राष्ट्रीय सम्मान युद्ध का उपकरण हो गया था और आक्रामकता की बात करने वाले लोगों को वीर नायक की तरह माना जा रहा था। शस्त्र एक उद्योग बन चुके थे और शस्त्रों का निर्माण करने वाले लोगों की मानसिकता के लिए युद्ध लगभग अपरिहार्य हो गया था। बच्चों, हर देश दूसरे देश पर हमले की तैयारी में था और वो स्वयं की रक्षा के संशय में भी था कि कब किसके ऊपर कौन हमला कर देगा। इस समय इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा गया, साहित्य को भी अपने हिसाब से लिखा गया और अतीत के प्रमाणों को राष्ट्र के अपनी लालसा के अनुसार ढाला गया। राष्ट्र के गौरवगान को साहित्य में ढाला गया।
इतिहास के जातीय श्रेष्ठता में आप जानते हैं कि एक विशिष्ट जाति यहूदियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा वातावरण तैयार किया गया, और समाचार पत्रों में भी एक राष्ट्रवादी लहर बुरी तरह से फैल रही थी। यहाँ तक कि सरकार की किसी भी आलोचना को राष्ट्र का विरोध माना जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के अगर तत्कालिक कारणों पर हम ध्यान देंगे तो बाल्कन समस्या, और इसमें ये पहले 2 बार यहाँ पर खून खराबा हो चुका था। जो नए राष्ट्र यहाँ पर बने थे वो सशंकित थे, उनमें ऑस्ट्रिया का विरोध था, और सर्बिया में विरोध के स्वर कुछ बहुत अधिक थे। उसे रूस की तरफ से बढ़ावा भी मिलता था। निकोलस जार ने सर्बिया के लिए कहा था कि वो किसी हद तक जा सकता है। बाल्कन लीग भंग हो चुकी थी और इससे रूस की कूटनीति को धक्का लगा। टर्की का सुल्तान जो सुधार शुरू किया, उससे यूरोप में एक नया तनाव पैदा हुआ। उसने फ्रांस से एक आदमी अपनी पुलिस के लिए, एक अंग्रेज को अपनी नौसेना के लिए और एक जर्मन को अपनी सेना के सुधार के लिए बुलाया, और रूस चौंक गया। उसमें अफरा तफरी मच गई। रूस का विदेश मंत्री सासोनाफ तो इसी पर लड़ने को तैयार था। यूरोप की दशा 1914 में एकदम जैसे कोई ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा हो, और जर्मन सम्राट तो ये कहता था कि रूस और फ्रांस की आक्रामकता पर उसे अविश्वास है, जिससे अविश्वास हो उसे पागलखाने भेज देना चाहिए। बर्लिन की हालत देख करके कर्नल हाउस ने कहा था कि बस एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी थी एक महाविस्फोट के लिए। जहाँ तक पेरिस की दशा का कहना है, उस समय जर्मनी के एम्बेसडर ने कहा था कि वहाँ की शांति, यानी पेरिस की शांति, बस किसी एक छोटी सी घटना पर की दया पर निर्भर थी। और उस दुर्घटना का समय भी आ गया जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड सराजेवो की यात्रा के लिए चला। उसके पहले भी उस पर जान का खतरा मंडराया था। बृहत्तर सर्बिया के लिए कई गुप्त संगठन जैसे नेशनल डिफेंस और यूनियन और डेथ नाम से सक्रिय थे, जो फर्डिनेंड के हत्या का कारण बन सकते थे। 28 जून 1914 को फर्डिनेंड का टाउन हॉल में स्वागत समारोह हुआ। उस पर बम फेंका गया जिसमें वो बच गया, लेकिन जैसे ही वो लौट रहा था एक आदमी उस पर कूदा और फर्डिनेंड अपनी बीवी के साथ मारा गया। सर्बिया को अल्टीमेटम दिया गया सिर्फ 48 घंटे का। मित्र राष्ट्रों ने कहा कि यह समय बहुत कम है। आखिर में सर्बिया ने भी सारी बातें मान ली, सिवाय इसके कि ऑस्ट्रियाई अधिकारी सर्बिया में दमन के लिए आए। मामला हेग की अदालत तक पहुंचा। जर्मन सम्राट ने मान लिया, ऑस्ट्रिया ने नहीं माना, और फिर सीमाओं पर सेनाएं इकट्ठी होने लगी और रूस भी युद्ध की तैयारी में था।
बेलग्रेड पर हमला इसी समय हुआ और आप ये समझिए कि यही युद्ध की नाकेबंदी प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। धीरे धीरे सारा यूरोप इसमें शामिल हो गया। ब्रिटेन ने बेल्जियम के तटस्थता की गारंटी की बात कही। फ्रांस तो मान भी गया, लेकिन जर्मनी ने जब बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उपनिवेशों को भी इसमें शामिल होना पड़ा। अमेरिका तटस्थ था, लेकिन जर्मन पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाज भी डुबाना शुरू कर दिया और मजबूर होकर अमेरिका को भी युद्ध में कूदना पड़ा और अंततः प्रथम विश्व युद्ध जो है वो विश्वव्यापी रूप ले लिया। जर्मनी को बच्चों पूरब और पश्चिम दोनों में लड़ना पड़ रहा था। फ्रांस सख्त मुकाबला कर रहा था। इंग्लैंड ने पूरी ताकत फ्रांस के साथ झोंक दी थी। इसी समय रूस को बड़ी हार मिली और यह ऑस्ट्रिया की सफलता थी, लेकिन ऑस्ट्रिया को युद्ध से अलग होना पड़ा। जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल होना पड़ा और रूस को काला सागर के रास्ते अपने मित्रों से मिलने वाली सहायता भी बंद हो गई। टर्की को मेसोपोटामिया और पैलेस्टाइन में हार मिली। 1915 में बल्गारिया ने जर्मन गुट का साथ दिया और इनके बीच में इटली ने इनसे दगाबाजी की। मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। अभी कोई निर्णायक दौर दिखाई नहीं पड़ रहा था। नौसैनिक युद्ध बहुत अधिक आगे बढ़ चुका था। पनडुब्बियों का आविष्कार जर्मनी ने कर लिया था और इससे वो इंग्लैंड के व्यापारिक जहाज़ों को भी डुबोकर उसे भयंकर आर्थिक क्षति पहुंचा रहा था। जर्मनी ने अंधाधुंध लड़ाई में अपने को झोंक दिया था। यहाँ तक कि तटस्थ देशों के जहाज़ों को भी उसने डुबाना शुरू कर दिया और इसी समय एक दुर्घटना घटी कि 1917 में जर्मनी ने अमेरिका के एक यात्री जहाज़ लुसिटानिया को अटलांटिक में डुबो दिया। अमेरिका भी मजबूर होकर यूरोप की सेनाओं के साथ उतरा। अमेरिकी नौसेना ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और युद्ध का नक्शा ही बदल गया। 1917 में रूस में लाल क्रांति होती है और ब्रेस्ट लिटवोस्क की संधि के बाद रूस युद्ध से अलग हो जाता है। जर्मनी का एक मोर्चा कम हो जाता है। वो अपनी सारी ताकत पश्चिम की ओर लगा देता है और यहाँ से युद्ध का निर्णायक दौर आरंभ होता है। ब्रिटेन अपने उपनिवेशों के सैनिक और धन भी जुटाता है, जिसमें हमारे देश भारत की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस युद्ध में हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल, नौसेना का इस्तेमाल, जल, थल और वायु तीनों में युद्ध होता है। बल्गारिया और टर्की हारते हैं। ऑस्ट्रिया और जर्मनी पर दबाव बढ़ता है और जर्मनी की ज़मीन पर जब युद्ध शुरू होने की नौबत आती है तो राजा विलियम सेकंड विरोध का सामना नहीं करना पाता है और वो भाग जाता है। राजतंत्र समाप्त होता है, गणतंत्र का उदय होता है। एक विस्तृत संधि की तैयारी की जाती है। सारी दुनिया में खुशियों की लहर आती है कि अब
युद्ध के जो परिणाम थे वो बड़े धीरे धीरे सामने आए। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में सबसे पहले ये हुआ कि 3 साम्राज्य समाप्त हो गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस। सारी दुनिया में राजतंत्र के खिलाफ हवा चली, प्रजातंत्र की रक्षा का नारा दिया गया, प्रजातंत्र जीता, लेकिन पश्चिमी प्रजातंत्र का खोखलापन तब स्पष्ट हो गया जब उसने अपने उपनिवेशों में शोषण कायम रखा और उन्हें आजादी नहीं दी। लेकिन इसी प्रजातंत्र ने की अराजकता ने इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद दोनों गुटों में प्रयोग किया गया। बच्चों, आप ये देखोगे कि भारत ने इतना सहयोग ब्रिटेन को दिया, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटेन ने रोलेट एक्ट भेजा, जलियांवाला बाग का भयानक नरसंहार हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से कोई भी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि विश्व राजनीति में उन देशों को भी अब नया महत्व मिला जिनकी कभी चर्चा नहीं होती थी। अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में दुनिया के सामने उदय हुआ। हार्डी कहता है कि यूरोपीय व्यवस्था अब विश्व व्यवस्था बनने को मजबूर हो गई। रूस की क्रांति ने एक नई विचारधारा समाजवाद को जन्म दिया, जिसने दुनिया के सामने एक नया विकल्प दिया, एक नई रोशनी दी। पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियों से अलग आशा की एक नई किरण जागी, जन आंदोलनों का विस्तार हुआ। इस युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व स्पष्ट हुआ। बच्चों, अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन की प्रेरणा से उन्होंने पहल की, राष्ट्र संघ की स्थापना की। हालांकि ये लीग ऑफ नेशंस असफल रहा, लेकिन इसने एक आवश्यकता की ओर इशारा किया और गुप्त संधियों के दिन लद गए, खुली कूटनीति के दिन आए, औद्योगिकरण का विकास बहुत तेज हुआ, अंतर्राष्ट्रीयकरण भी अनिवार्य हो गया, क्योंकि अब बाजार पूरी दुनिया के खुल गए, आयात निर्यात, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों में मजदूरों की एक नई भूमिका सामने आई। जब रूस में मजदूरों का राज्य स्थापित हुआ, मजदूरों की संख्या बढ़ी, श्रम संगठनों का भी अस्तित्व हुआ और दुनिया में मजदूरों का एक आंदोलन चल पड़ा। युवाओं के नेतृत्व को भी बल मिला। ये साफ हो गया कि अब सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में युवाओं की भूमिका होनी ही थी। औरतें भी अब अपने किचन से बाहर आ गईं और मजबूरी उनको कल कारखानों और कामकाज के दफ्तरों तक ले गई। वो पुरुषों के बराबरी में खड़ा होने शुरू किया। कहा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के गर्भ से ही नारी स्वातंत्र का बीज फूटता है।
सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन हुए, जैसे शिक्षा का स्वरूप बदला, साहित्य की नई धारा जन्मी, चिंतन की मूल धारा में परिवर्तन हुआ, समाजवाद, मानवतावाद की लहर आई, राष्ट्रवादी चिंतन पनपने लगा। जीवन के हर क्षेत्र को युद्ध ने प्रभावित किया। म्योर ने लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, पहले विश्व युद्ध ने, इतिहास की वो पहली घटना थी जिसमें सारी दुनिया किसी न किसी